Hello everyone, good morning to all of you and welcome to Current Affairs with धुरीना 2.0 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है यहाँ पर 1 अगस्त और 1 अगस्त 2020 से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स बनता है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ले सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है, ये मनाया गया है 30 जुलाई को, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो 3 ऑप्शन और बचे हैं ये भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए जाने जाते हैं, जिसमें 28 जुलाई है इसको विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 26 जुलाई है इसको यहाँ पर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और 15 जुलाई है इसको यहाँ पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर 30 जुलाई को जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है इसकी घोषणा 2011 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र सभा ने 2011 के बाद 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की थी। अब बात करते हैं इससे जुड़े उन तथ्यों के बारे में जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मित्रता दिवस मनाया जाता है। ये दिन जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने देश, रंग, लिंग, धर्म आदि के बावजूद विभिन्न के जो लोगों की दोस्ती के मजबूत बंधन को बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित किया था। तो 2011 के अंदर ये दिवस घोषित किया गया था। अब बात हो रही है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है और न्यूयॉर्क है ये यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके निजी सचिव को नियुक्त किया गया है और उनका जो निजी सचिव है वो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जो हार्दिक सतीश चंद्र शाह है ये यहाँ पर 2010 आईएएस गुजरात कैडर के अधिकारी हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं इनसे जुड़े उन तथ्यों के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2010 बेंच के आईएएस अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को कोटर्मिनेंस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। हार्दिक सतीश चंद्र शाह वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर सेवारत हैं। हार्दिक इससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव रह चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हार्दिक है वो निजी सचिव किसके रह चुके हैं? प्रकाश जावड़ेकर के। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये निजी सचिव है वो नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा है वो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए मार्च 2020 को लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब उन तथ्यों के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिशन मार्स 2020 को 30 जुलाई को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो इसे कब लॉन्च किया गया है? 30 जुलाई को। और कहां से? फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया है। और नासा क्या है? तो नासा है वो एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मार्च 2020 को लॉन्च किया है। इस मिशन में परसेवरेंस रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर भेजा गया है। किस रोवर को भेजा गया है? तो परसेवरेंस है, इस रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर भेजा गया है। और इसका कार्य क्या रहेगा? तो इसका कार्य रहेगा
कि जो मंगल ग्रह की सतह है उस पर पुराने जीवन की जो जानकारी है वो इकट्ठा करना, साथ में मंगल ग्रह पर जो पत्थर और मिट्टी है उसको धरती पर लेकर आना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। अब बात हो रही है यहाँ पर नासा के बारे में। तो नासा है, इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है, और वॉशिंगटन डीसी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो सिंगापुर के अंदर विपक्ष का जो नेता नामित किया गया है उनका नाम है प्रीतम सिंह, जिनको पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया है। यानी कि इस पर्सन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, और प्रीतम सिंह है ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े उन तथ्यों के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती थी। तो दोस्तों यहाँ पर कुल 93 सीटें हैं, और इन 93 सीटों में से 10 जो संसदीय सीटें हैं वो यहाँ पर प्रीतम सिंह की पार्टी वर्कर्स पार्टी ने जीती है, जिससे उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही थी। और यहाँ पर उल्लेखनीय है कि सिंगापुर के इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया है, यानी कि इनसे पहले कभी भी यहाँ पर विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया था। इसलिए सिंगापुर के इतिहास में प्रीतम सिंह है वो पहले नेता हैं जो विपक्ष के नेता नामित हुए हैं। इस प्रकार प्रीतम सिंह के साथ सिंगापुर की संसदीय प्रणाली में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में रसायन विज्ञान श्रेणी में CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसने जीता है? तो CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो जीता है वो यहाँ पर सूरज सोमन ने जीता है। तो इस पर्सन का अपना ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े उन तथ्यों के बारे में जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में सूरज सोमन ने रसायन विज्ञान श्रेणी में CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार उन्हें 26 सितंबर 2020 को प्रदान किया जाएगा। अब तो इनके नाम की घोषणा हुई है और 26 सितंबर 2020 को यह पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। सूरज सोमन CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पपनम कोड केरल के एक वैज्ञानिक हैं। सूरज को ये पुरस्कार डाई सेंसिटिव सोलर सेल्स पर उनके कार्य के लिए दिया गया है, और हाल ही में इनको ये पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, और 26 सितंबर 2020 को इनको ये पुरस्कार प्रदान कर दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका दूसरी बार अध्यक्ष जीन लिकून को चुना गया है। तो इस पर्सन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के उन तथ्यों के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में जीन लिकून को दूसरी बार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। इनका कार्यकाल है वो 5 साल का रहेगा, और इनका जो दूसरा कार्यकाल है वो 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। यानी कि 16 जनवरी 2021 से लेकर आने वाली 5 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। ये निर्णय हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में लिया गया है। तो दोस्तों इसकी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है इसका आयोजन हाल ही में किया गया है, और इसी में ये निर्णय लिया गया है कि इन्हीं को दूसरी बार इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। और साथ में एक निर्णय और लिया गया है कि 2021 के अंदर जो यहाँ पर AIIB की वार्षिक बैठक होगी उसकी मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जाएगी, और इसका आयोजन है वो 27 और 28 अक्टूबर 2021 को दुबई में किया जाएगा। अब बात हो रही है यहाँ पर AIIB के बारे में, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत है।
इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन के अंदर स्थित है और वर्तमान में इसके जो सदस्य देश है वो 102 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनम शेरिंग लेप्चा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे? तो सोनम शेरिंग लेप्चा है, ये एक लोक संगीतकार थे, यानी कि इस पर्सन का सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े उन तथ्यों के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो हाल ही में भारतीय लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया है और इनकी उम्र 92 वर्ष थी। सोनम लेप्चा लोगों के बीच ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी आवाज देने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्हें लेप्चा संस्कृति के पुनरुत्थान का श्रेय दिया गया है। अब लेप्चा जो संस्कृति है वो भारतीय राज्य सिक्किम की स्वदेशी संस्कृतियों में से एक है, यानी कि दोस्तों जो लेप्चा संस्कृति है उसका जुड़ाव है सिक्किम से। सोनम शेरिंग को संगीत जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो दोस्तों हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये भारतीय लोक संगीतकार थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सहयोग से बनी सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के अंदर भारत के सहयोग से बनी सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं उन तथ्यों के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के उनके समकक्ष प्रवीण जुगनाथ के साथ संयुक्त रूप से किया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रवीण जुगनाथ है, इन दोनों ने मिलकर इस इमारत का उद्घाटन किया है। मॉरिशस में ये नई इमारत भारत की विकास साझेदारी के तहत पूरी की गई एक ऐतिहासिक परियोजना है। ये परियोजना भारत द्वारा 2015 में अपनाई गई विजन सागर का एक उदाहरण है। सागर विजन है ये यहाँ पर हिंद महासागर क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास पर जोर देता है। इसी प्रकार भारत ने श्रीलंका में एक प्रमुख आवास परियोजना, अफगानिस्तान में संसद भवन, नाइजर में महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर और नेपाल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे विविध परियोजनाओं को पूरा किया है और इन सभी परियोजनाओं को यहाँ पर विजन सागर के तहत पूरा किया गया है जो 2015 में अपनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो CII नेशनल डिजिटल सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े उन तथ्यों के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने देश में निवेश संबंधी निर्णयों के लिए एकल खिड़की की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार में आसानी पर CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय मानक व्यवस्था के तहत मार्च 2021 तक कितनी श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो भारतीय मानक व्यवस्था के तहत मार्च 2021 तक यहाँ पर टोटल 371 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल किया जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े मुख्य तथ्यों के बारे में। तो भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग 371 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने का फैसला किया है। अब इन वस्तुओं के अंदर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज, ग्लास, रबड़ का सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार और स्टील ट्यूब शामिल हैं। तो इनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। इनमें से अधिकांश आइटम है वो भारत ने अपनी गुणवत्ता प्रतिबंध व्यवस्था के तहत शामिल करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत ने यहाँ पर भारतीय मानक व्यवस्था के तहत 371 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को
नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख है एंटोनियो गुटेरेस, और एंटोनियो गुटेरेस है, इन्होंने यहाँ पर अर्चना सोरेंग को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया गया है। तो इस पर्सन का सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े उन तथ्यों के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो भारत की जलवायु कार्यकर्ता ओडिशा की अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। अर्चना सोरेंग विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगी जिन्हें एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। तो एंटोनियो गुटेरेस है, इन्होंने टोटल यहाँ पर 6 युवाओं को इस समूह में शामिल किया है, जिसमें एक यहाँ पर भारत की जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो हाल ही के अंदर मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसका नाम बदला गया है और इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो इस पर्सन का अपना डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं इससे जुड़े तथ्यों के बारे में। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालय के नाम में बदलाव को मंजूरी दी है। एचआरडी मंत्रालय का नाम 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर इस मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, वो 1985 में रखा गया था और 2020 में इसका फिर से नाम चेंज कर दिया है और इसका नाम चेंज कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर आज के टॉप 12 क्वेश्चन। आज हमारा ये पहला वीडियो था। इसी प्रकार के वीडियो आपको डेली सुबह 4 बजे मिलेंगे, तो हमें सपोर्ट करें और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहें। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।